हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्वाला में। इस अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर हम लोग एक साथ इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि अपने सपने को साकार कर सकें। तो बच्चों, क्या मैं आप सबको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? सब कुछ क्लियर? चलें आगे चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक बात की थी कि हमने भाग 3 तक की बात कर लिए थे। हम फंडामेंटल राइट्स हमारा क्लियर हो चुका था। फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटी में हम भाग 4 की आज बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? क्या यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है सबको? पार्ट 4 दिख रहा है इधर? ठीक बच्चा, पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं डीपी एसपी। वो एसपी वाला नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसे बात करते हैं हम इसकी आज। तो सर ये होता क्या है? अभी तक आप बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट। पहला देखिए, आपको भारत के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। दूसरे भाग में आपको आपकी नागरिकता दे दी गई कि आप भारत में रहने के काबिल हैं। तीसरे में बात की गई भाग 3 में कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको क्या क्या अधिकार दिए गए कि आप भारत में क्या कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। चौथे पाँव में आपको बात की गई कि आपका क्या कर्तव्य है, आप अगर एक राज्य में रहते हैं तो आपका क्या दायित्व है, आपको क्या दिया जाएगा। उसकी बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम, जो कि हमारा कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी किस देश से लिया गया है, क्योंकि हमारा जो संविधान है अलग अलग देशों से मिलकर बनाया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, आपने सुना होगा। आयरलैंड देश से लिया गया है हमारा पॉलिटी। तो आज पॉलिटी में किस आर्टिकल से सर ये शुरू होता है? अगर बात करें तो 36 से लेकर के 51, इसी में एक पार्ट, इसी का सब पार्ट बनता है 58 का ए, जिसे आप बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी एफडी। 51 तक तो हमारा 51 तक हमारे सारे आर्टिकल हैं। इस आर्टिकल में अगला एक आर्टिकल ऐड किया गया था 51 का ए, जिसमें आपके कुछ कर्तव्य बताए गए थे, मौलिक कर्तव्य कि आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम शुरुआत से। आर्टिकल 36, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये आपके लिए हैं, हम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, भलाई के लिए बात की गई है। राज्य के क्या है, अगर लिखा चाहें आप लोग कि आर्टिकल 56 पर नीति निदेशक तत्व क्या है ये, तो लोगों की भलाई के लिए, क्या लोगों की भलाई के लिए जो राज्य के क्या कर्तव्य हैं, ये राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा मतलब जो भी बात इसमें की जाएगी हर व्यक्ति के राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बात की जाएगी। उनको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें हम बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसमें आपका 36 नंबर का आर्टिकल ये बोलता है आपको कि लोगों की भलाई के लिए राज्य की परिभाषा, कि राज्य आपके लिए क्या क्या करेगा। आर्टिकल 37 की बात करें, आर्टिकल 37 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी और बार बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, क्या है कि लोगों की भलाई की तो बात की गई सर लोगों की भलाई की बात तो कर ली गई, लेकिन अभी इसने क्या बताया? लोक कल्याण। लोक कल्याण मतलब लोगों की भलाई। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब कहने का आप कोर्ट नहीं जा सकते।
ना जाने का मतलब क्या है सर? जैसे कि आपको फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन अगर आपके आर्टिकल में डीपीएसपी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप न्यायालय नहीं जाएंगे। इस बात की चर्चा की गई इसमें। ये नहीं कि अगर आपको कोई डीपीएसपी में प्रॉब्लम तो आप सीधा हाई कोर्ट जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर आप फंडामेंटल राइट्स में केवल जा सकते हैं न्यायालय में, लेकिन आप डीपीएसपी में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। 38 क्या कही गई है? फिर वही चीजें लोक कल्याण की बात फिर की गई है, लेकिन हम सीधा आते हैं कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 39। अब देखिए बात यहां से शुरू होती है। एक जो आपकी मेल है, एक आपका फीमेल है। मेन और वुमेन, सेम वर्क को अगर कोई मेन या वुमेन करता है, कोई महिला या फीमेल पुरुष करता है, तो उसके लिए क्या बताया गया? सभी को समान सैलरी दी जाएगी। मेल और फीमेल को सेम वर्क के लिए क्या मिलेगी? सेम सैलरी। बात है दम की? बिल्कुल। देखिए समझिए इसको। बोला ये गया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला, कोई मैन या कोई वुमेन किसी सेम कार्य को करता है तो सरकार ने या संविधान ने हमें ये रूल दिया है कि उसी काम के लिए स्वयं पुरुष को और महिलाओं को समान पैसा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्क है ए, इसी वर्क को दो लोग करते हैं। एक कोई राहुल करता है यानी मेल, ये आपका मेल पर्सन है। इसी कार्य को कोई महिला करती है सीमा, जो कोई क्या है? फीमेल पर्सन है। ये दोनों अगर इस कार्य को करते हैं तो इनको मान लीजिए अगर राहुल को 500 रुपये मिलता है तो फिर सीमा को भी 500 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राहुल को 600 तो सीमा को 400। दोनों को अगर सेम वर्क करते हैं तो दोनों को सेम पैसा मिलेगा। ये आपके आर्टिकल 39 में बार बार चर्चा की गई है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे अगर चलते हैं तो बात करेंगे, एक इसी में और जोड़ दिया गया है 39 का या ये बोलिए 39 का। इसमें क्या बात की गई? फ्री विधिक सहायता की बात कही गई है। विधि सहायता, विधि सहायता क्या सेंस निकलता है इससे? ये देखिए, विधि सहायता का मतलब कि आप जैसे मान लीजिए एफआईआर करने गए। कहाँ पे गए? एफआईआर करने गए। उस एफआईआर करने में आपको वहां लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, क्या मैं लिखूं? तो उस जगह पे जो आपके वहां थाने में, आप जिस कस्बे में रहते हैं, जो आपके वहां पुलिसकर्मी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो आपको एप्लीकेशन या एफआईआर दर्ज कराने के प्रोसेस को लिख के बताने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा ऐसा लिख दीजिए तो आपका एफआईआर नोट कर लिया जाएगा। अब आप सोचें कि वो एफआईआर खुद ही लिख दें। भाई अगर वो बता दिए आपको तो खुद ही लिख दें, क्या करना है? तो इसी को बोलते हैं फ्री विधिक सहायता की, जो आपको परामर्श देते हैं। परामर्श देते हैं किसी कार्य को ना जानने पर, किसी कार्य या फिर किसी मामला, मैटर, किसी मामले को न जानने पर सहायता करना किसी कर्मचारी द्वारा, उसी को बोलते हैं विधिक सहायता। जैसे कि आप एफआईआर लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वहां के जो पुलिसकर्मी कर्मचारी थे वो आपको क्या करेंगे? बता देंगे आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए तो आपका एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। हम लिखेंगे नहीं, यही होता है फ्री विधिक सहायता। ऐसा आप कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी खुद नहीं करेगा, वो कम बता देगा आप ऐसा ऐसा करिए, उसी को बोलते हैं फ्री विधिक सहायता। इसी में आता है आपका आर्टिकल नंबर 40। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि ये आजकल भारत देश में ज्यादा ग्राम पंचायतें होती हैं, तो जो आर्टिकल 40 आपका आया वो क्या बन के आया?
ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है आर्टिकल 44 में। अच्छा, ग्राम पंचायत जो होती है आपके लिए इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों तक सरकार पहुंच सके। ग्राम पंचायत का विकास इसलिए किया जाता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो कोई योजना है वो हर लोगों तक गांव लेवल पे पहुंच सके, इसलिए ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। जो भी विकास करना हो, क्या लोगों की जरूरतें हैं, तो इसलिए ग्राम पंचायत के नीचे लेवल से सारी बातें हमारी चलनी चाहिए। डाउट क्लियर? गॉट इट? सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं हम अगले अगर आर्टिकल पे आए हैं, कौन सा आर्टिकल हमारा आएगा? 41। तीन आर्टिकल की बात और करेंगे आज, 41, 42 और 43। इसके लिए एक आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूं, दमन। दमन दमन का मतलब होता है सम कंडीशन, कुछ आपकी दफाएं, कुछ दफा ऐसी होती है। दमन का मतलब दशा, क्या? दफा। कुछ दफाएं ऐसी आती हैं जिसमें सरकार आपको मदद करेगी, वो उसके लिए जिम्मेदार हो। कौन कौन सी? एक आपका बुढ़ापा जब आ जाएगा, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप कोई बीमार हो जाए। ये सब कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं जिसमें राज्य की ये दायित्व है कि वो आपकी मदद करेगी, राज्य सरकार का। मेडिकल में प्रॉब्लम तो आपको कुछ योजना लाएगी, दवाइयों में छूट देगी, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए दवाइयों में होगी। बुढ़ापे में देखिए सरकार पेंशन की एक योजना लेके आती है। पेंशन क्या होता है कि जब आप काम करने के काबिल ना हो तब आपको जो मनी दी जाती है सरकार के द्वारा किसी प्रोसेस के जरिए, उसी को बोलते हैं पेंशन। तो ये पेंशन जो है सीनियर सिटीजन को मिलती है, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, या कोई मान लीजिए एक ऐसी दफा आ जाए जिसमें आप विकलांग हो जाए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बता रहा हूँ कोई ऐसी दफा आती है जिसमें कोई व्यक्ति या पर्सन क्या हो जाए, विकलांग हो जाए। यदि वो विकलांग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी सरकार का ये दायित्व है कि उस व्यक्ति की मदद की जाए। ये हमारी सरकार का कर्तव्य होता है। तो जितने भी हमारी कंडीशन होती हैं, सम कंडीशन, ये नहीं आप अच्छे विशिष्ट पुष्ट हैं, लेकिन आज के भारत देश में क्या है, जो लोग पेंशन लेने के काबिल नहीं हैं, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़े में चले जाते हैं। सरकार एक योजना लेके आई थी गल्ला का वितरण करना, जो जिसके काबिल है उनको नहीं मिल रहा है, और जो काबिल हैं वो अलग भटक रहे हैं। तो इसीलिए होता है कि सरकार में ही कमी नहीं, यहाँ के लोगों में कमी है। तो कुछ दफा में सरकार आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। माँ का मतलब मनोचित। मनोचित का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, जो आपकी प्रेगनेंसी जिसे प्रसूति बोलते हैं, प्रसूत या गर्भावस्था, जो आपकी महिलाओं में प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, उस अवस्था में सरकार उन्हें क्या करेगी, छूट करेगी, छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर महिला जो है प्रेगनेंसी प्रसूत की अवस्था में है, मनोचित की अवस्था में है, तो सरकार का ये संविधान ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि उससे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्या हुआ कि उनसे क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्लियर? प्रेगनेंसी की अवस्था में। अगला दिया गया है निर्वाह। न का मतलब निर्वाह। निर्वाह दैट मीन्स, अगर हम समझना चाहें निर्वाह क्या है सर, निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन, चलाएमान रहना। अगर आप कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो आपको इतनी सैलरी, इतना पैसा देगा कि आपका जीवन चक्र चलता रहे, आपका निर्वाह होता रहे, आपके जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। तो इसे बोलते हैं
निर्वाह योग्य सैलरी, सॉरी कोई बात नहीं, क्या बोला गया है, निर्वाह, दिख रहा है नीचे वाला बच्चा, निर्वाह योग्य वेतन, मतलब आप अगर कहीं काम करते हैं तो आपको इतना वेतन जरूर मिलेगा कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इतनी बातें क्लियर। आर्टिकल 36 से हम लोग 34 43 तक पहुंचे। आगे की क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, कभी जरूरतें शौक मत रखिएगा, क्योंकि दुनिया की रीति है कि कभी भी शौक पूरी नहीं होती, जरूरतें केवल पूरी होती। इसलिए जरूरतों के पीछे रहिएगा, शौक के पीछे नहीं रहिएगा। यही आपसे उम्मीद है मेरी। आगे की क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो मेहनत से पढ़िए। एनडीए का पेपर 2 नहीं, ये एनडीए के लिए भी है और यूपीएससी से लेके जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, बीपीएससी से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको अगर हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आसान लैंग्वेज में दे रहे हैं, किताबों को आपको पलटना नहीं पड़ेगा, तो आप मेहनत से पढ़िए। इसी के साथ हम लोग अपनी बात को आज खत्म करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।